हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 57 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सालू की सांसें बुरी तरह काँप रही थी। वेदांश की कही हर बात उसके कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रही थी। वेदांश धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे ऐसा तूफान छिपा था जिसका अंदाजा सालू को अब होने लगा था। वेदांश बिना उसकी तरफ देखे धीमे स्वर में कहा, शिव। शिव तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। जी किंग। वेदांश ने जेब में हाथ डाले ही कहा, आज से इसकी ज़िंदगी का हर दिन इसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी, लेकिन याद रहे ये मरेगी नहीं, इसे जिंदा रखना है ताकि हर सांस इसे इसकी गुनाह याद दिलाती रहे। सालू का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वह घुटनों के बल उसके सामने आ गई। प्लीज़। सालू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज़ में बोली, प्लीज़ वेदांश, कम से कम इस बात का तो मान रखिए। मैंने 3 साल आपकी माँ की सेवा की है और मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की थी। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मानती हूँ मेरे इरादे शुरू में नेक नहीं थे। मैं मिस्टर एक्स के कहने पर आठौर मेंशन आई थी, लेकिन आपकी माँ की सेवा और आपसे मेरी मोहब्बत दोनों बिल्कुल सच्चे थे। प्लीज़ कम से कम उसी का मान रख लीजिए। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। वेदांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। वो बेहद शांत स्वर में बोला, तुमने मुझसे मोहब्बत की, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कुछ पल रुका, फिर ठंडी आवाज़ में बोला, और हाँ, तुमने मेरी माँ की सेवा की थी। शायद उसी का सम्मान है कि मैं तुम्हें अभी तक जिंदा रखे हुए हूँ। उसकी आंखें और ठंडी हो गई। वरना तुम्हारी मौत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन तुमने मेरी जान को दर्द पहुंचाया। वह धीरे धीरे उसके और करीब झुका। लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक जिंदगी दूंगा। सालू की सांसें तेज हो गई। तभी वेदांश ने अचानक कहा, और क्या कहा तुमने? तुम्हारे इरादे नेक थे। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उतर आई। राव की बहन और नेक इरादे, यह सुनते ही सालू का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, होठ कांपने लगे। आपको पता है कि मैं राव की बहन हूँ? वेदांश ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा, फिर बेहद ठंडे स्वर में बोला, तुम लोग सच में बहुत बड़ी भूल कर बैठते हो। किंग से कुछ छिप जाएगा ऐसा सोच भी कैसे लेते हो? वह अपनी कुर्सी पर वापस पीछे टिक गया। किंग को सब पता होता है, कौन कब कहाँ और किस चाल के साथ खेल रहा है। उसकी आवाज़ और भारी हो गई। तुम लोगों ने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया, जबकि समझना यह चाहिए था कि अगर पानी बिल्कुल शांत हो तो उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन होता है। उसने दांत भींच लिए। मैं 3 साल तक सबसे दूर रहा क्योंकि मुझे मिस्टर एक्स तक पहुंचना था। उसके हर मोहरे को एक एक करके अपनी मुट्ठी में कैद करना था। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लौट आई, और देखो आज उसके लगभग सारे मोहरे मेरी नज़रों के सामने हैं। एक एक करके सब मेरे जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही वेदांश की बात पूरी हुई, अचानक सालू के चेहरे का डर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी कांपती सांसें सामान्य होने लगी। फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वह रहस्यमयी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे में मौजूद शिव, कबीर और मैं एक दूसरे को देखने लगे। तीनों की भवें सिकुड़ गई। अभी कुछ पल पहले तक जो लड़की डर के मारे काँप रही थी, वह अचानक इस तरह हंस क्यों रही थी? लेकिन वेदांश के चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वह उसी शांत भाव से उसे देखता रहा, मानो उसे पहले से मालूम हो कि अब सालू कौन सी चाल चलने वाली है। कुछ पल बाद सालू की हंसी धीरे धीरे थम गई। उसने अपने आंसू पोंछे,
फिर सीधे वेदांश की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। मैं जानती हूँ तुम मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दोगे, लेकिन इस गुमान में मत रहना वेदांश राठौर कि तुम कभी मिस्टर एक्स तक पहुँच पाओगे। वह हल्का सा हंसी। मिस्टर एक्स वह अंधेरा है जो किंग जैसे शिकारी को भी निगलने में एक पल नहीं लगाएगा। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। तुमने उसके सारे मोहरे पकड़ लिए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिए, फिर भी तुम कभी मिस्टर एक्स तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि वह कौन है, कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। यहाँ तक कि उसके सबसे भरोसेमंद मोहरे ने भी आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बेवकूफ़ सालू, उसे पता ही नहीं था कि वह किंग को चैलेंज करी थी। काश उसे पता होता कि उसके मिस्टर एक्स के बारे में किंग को पहले से ही सब कुछ मालूम हो चुका है। फिर सालू के होठों पर और एक गहरी मुस्कान उभरी। और रही बात तुम्हारी जीत की वेदांश राठौर, उसने सिर हिलाया। नहीं नहीं वेदांश राठौर उर्फ किंग, इस बार तुम नहीं जीतोगे। वेदांश का चेहरा अब भी बिल्कुल शांत था। वह तुम्हारी मन्नत को तुमसे जरूर छीनकर रहेगा। यदि मन्नत उसकी नहीं हुई तो वह तुम्हारी भी नहीं होने देगा। तुम उसके पागलपन से वाकिफ नहीं हो। ये कहते हुए सालू और भी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात समाप्त होते ही वेदांश के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने बिना पलक झपकाए सालू की आंखों में देखा और बेहद शांत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मेरी मन्नत को यमराज भी मुझसे पूछे बिना नहीं ले जा सकते। फिर मिस्टर एक्स की क्या औकात है। उसकी आंखों में अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। तुम्हें लगता है मैं अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा? किंग हारना नहीं जानता। कुछ पल तक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती रही। फिर वेदांश का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसने बिना पीछे देखे ठंडी आवाज में कहा, शिव। बस एक शब्द और अगले ही पल शिव आगे बढ़कर उसके पास आकर खड़ा हो गया। सालू की सांसें तेज हो गई। वेदांश की आंखों की चमक अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसने धीमे लेकिन बेहद सख्त स्वर में कहा, अब इसकी सजा शुरू होगी। इसे हर दर्द का एहसास कराया जाएगा जिस दर्द से मेरी मन्नत गुजरी है। हर पल हर सांस इसे अपने किए का हिसाब याद दिलाएगा। यह सुनते ही सालू का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज़ में बोली, नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक मौका दे दो। वेदांश ने उसकी ओर बिना किसी भावना के देखा, फिर बेहद ठंडी आवाज़ में बोला, किंग की डिक्शनरी में माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं होता। तुमने मेरी जान को दर्द देने की कोशिश की थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहकर उसने अपने कोट के सिलवटें ठीक की, एक आखिरी बार सालू की तरफ देखा और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सालू की चीखें पूरे अंधेरे गलियारों में गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। किंगडम का माहौल असामान्य रूप से शांत था। विशाल हॉल में मौजूद हर चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। तीनों कई दिनों से सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वेदांश राठौर की वापसी का। अब वेदांश उनके सामने बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा शांत था। उसकी गहरी आंखें जाने किस सोच में डूबी हुई थी। कुछ पल तक पूरे हॉल में खामोशी छाई रही। आखिरकार कबीर उस खामोशी को तोड़ते हुए भारी आवाज़ में बोला, वेद, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? जाफर मिस्टर एक्स हो सकता है। उसने अविश्वास से सिर हिलाया। नहीं, मैं यह बात ही नहीं मान सकता। जाफर को कभी किंग बनने का लालच नहीं था, ना उसे ब्लैक बुक चाहिए थी और ना ही माफिया वर्ल्ड की सत्ता। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता के कातिल को ढूंढना। फिर वो मिस्टर एक्स कैसे हो सकता है? कबीर की आवाज़ और गंभीर हो गई। अब तक जितने भी सबूत हमारे सामने आए, हर बार शक सिद्धार्थ रायचंद पर ही जाकर रुका। हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ उसी की तरफ इशारा कर रही थी। और अब तुम कह रहे हो कि सिद्धार्थ मिस्टर एक्स नहीं है बल्कि जाफर है। उसने गहरी सांस ली। आई कांट बिलीव दिस। मैं यह बात मान ही नहीं सकता। कबीर की बात खत्म होते ही शिव और मयंक भी चुपचाप
वेदांश को देखने लगे। उनके मन में भी वही सवाल था, आखिर वेदांश अचानक जाफर पर शक क्यों कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, वह आयत और उसकी अम्मी को अपने साथ क्यों ले आया था। आखिर उसके दिमाग में ऐसा कौन सा खेल चल रहा था जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मयंक ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, और एक बात, इतने सालों तक जाफर पूरी तरह गायब रहा। ना वो किसी माफिया मीटिंग में दिखाई दिया, ना किसी मीडिया के सामने आया, यहाँ तक कि उसके बारे में कोई ठोस खबर तक नहीं मिली। हम आज तक नहीं जानते थे कि वह इतने साल कहाँ था, किस हाल में था और आखिर कर क्या रहा था। इतना कहते कहते मयंक अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें एकदम फैल गई, मानो दिमाग में बिखरे हुए कई टुकड़े अचानक जुड़ गए हो। वह अविश्वास से वेदांश की तरफ देखने लगा। ओह माय गॉड, तो इसलिए वो तुम्हें इतनी बारीकी से पढ़ सका। अगर वह इतने साल दुनिया की नज़रों से गायब था, तो हो सकता है वह पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हो। तुम्हारी हर चाल, तुम्हारा हर फैसला, तुम्हारी पूरी जिंदगी। उसने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन जो इंसान कभी इतना शांत था, उसके अंदर अचानक इतना जहर कैसे आ गया। कुछ पल तक वेदांश बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर उसने धीमे लेकिन गंभीर आवाज में कहा, जरूरी तो नहीं कि जो इंसान कभी लालची नहीं था वह हमेशा वैसा ही रहे। वक्त, हालात और कुछ सच इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। उसने गहरी सांस ली। मैं अभी पूरे यकीन के साथ नहीं कह रहा हूँ कि जाफर ही मिस्टर एक्स है, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हो रहा है कि उसका इस पूरे खेल से कोई ना कोई संबंध है, या फिर वह किसी ऐसे इंसान के साथ है जो इस खेल का असली मास्टरमाइंड है। कुछ पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर कबीर ने गंभीर स्वर में पूछा, चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि जाफर पर शक करना गलत नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ रायचंद का क्या? अगर वह मिस्टर एक्स नहीं है तो फिर वह कौन है? उससे तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? और सबसे बड़ी बात, उसे हमारी मनु से क्या परेशानी है? आखिर उसके खेल का मकसद क्या है? कुछ पल तक पूरे किंगडम में गहरा सन्नाटा छाया रहा। कमरे में मौजूद हर निगाह वेदांश पर टिकी हुई थी। सब उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे थे। वहीं वेदांश के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान उभरी। फिर वह अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आई। धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में वो बोला, सिद्धार्थ रायचंद आलिया का भाई है। उसके शब्द कमरे में गूंज उठे और अगले ही पल पूरा किंगडम जैसे पत्थर का हो गया। शिव, मयंक और कबीर तीनों की आंखें अविश्वास से फैल गई। उनके चेहरों पर ऐसा सदमा था मानो उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कबीर और मयंक लगभग एक साथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? आलिया का भाई? वेदांश की आंखें और गहरी हो गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, सिद्धार्थ रायचंद आलिया का भाई है। हाउ इज दिस पॉसिबल? मयंक ने अविश्वास से कहा। आलिया ने जब आखिरी बार हमें वो वीडियो क्लिप भेजी थी, तब उसने साफ कहा था कि उसे नहीं पता उसका भाई जिंदा है या नहीं। उसके मुताबिक सिद्धार्थ उस आग में मर चुका था। वह उलझन में सिर पकड़कर बोला, फिर वो जिंदा कैसे है? उस वक्त वो बहुत छोटा था, वो खुद से तो बच नहीं सकता था। आखिर उसे बचाया किसने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई जिसे हम मरा हुआ समझते हैं, वो अचानक जिंदा कैसे निकल आता है? आखिर चल क्या रहा है? पूरा हॉल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। वेदांश धीरे से सोफे पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सिद्धार्थ को बचाने वाला कोई और नहीं, जाफर है। एक और झटका। शिव, मयंक और कबीर के चेहरे का रंग फिर उड़ गया। वेदांश आगे बोला, हाँ, उस रात आग से जाफर ही सिद्धार्थ को जिंदा निकाल कर ले गया था। तभी से सिद्धार्थ के लिए जाफर ही उसका गॉड फादर है। आज वो जो कुछ भी करता है जाफर के कहने पर ही करता है। कुछ पल रुककर वेदांश ने आगे कहा, सिद्धार्थ के दिल में मेरे लिए नफरत की सिर्फ एक ही वजह है। उसे लगता है कि किंग यानी मैं उसके मॉम, डैड और उसकी बहन को नहीं बचा पाया, और उन्हें बचाना मेरा फर्ज था। उसने ठंडी सांस ली, लेकिन वह सच नहीं जानता। उस वक्त मैं सिर्फ नया नया किंग बना था। मुझे उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय सेरा के, जो उसके डैड थे। और उनसे भी मेरी आखिरी मुलाकात उसी दिन हुई थी जिस दिन उन्होंने मुझे ब्लैक बुक सौंपी थी।
उसके बाद उन्होंने खुद मुझसे मिलने से मना कर दिया था। वेदांश की आंखें गहरी हो गई। सिद्धार्थ को लगता है कि उसके डैड ने पूरी जिंदगी मेरे डैड की वफादारी निभाई, लेकिन जब उसके अपने परिवार पर मुसीबत आई तो राठौर परिवार की तरफ से कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा, यानी कि किंग की तरफ से। बस यही गलतफहमी उसके दिल में नफरत बनकर बैठ गई। कबीर ने धीरे से पूछा, और मन्नू, उससे उसकी क्या दुश्मनी है? वेदांश कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा भारी हो गई। तुम भूल रहे हो, आलिया मुझसे मोहब्बत करती थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ को लगता कि आज जिस जगह मेरी जिंदगी में मन्नत है, उस जगह उसकी बहन आलिया होनी चाहिए थी। उसने मुट्ठी भींच ली और मन्नत की आंखें, वही आंखें जो कभी आलिया की थी। सिद्धार्थ जब भी मन्नत को देखता है उसे अपनी बहन की याद आती है, लेकिन उस याद के साथ उसके दिल में मेरे लिए नफरत और भी गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि मैंने उसकी बहन की जगह किसी और को दे दी। इसी वजह से वो मन्नत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसी वक्त सिद्धार्थ अपने पेंट हाउस के एक कमरे में खड़ा था। कमरे के एक दीवार पर आलिया की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, तो दूसरी तरफ मन्नत की तस्वीर। उसकी गहरी निगाहें बार बार दोनों तस्वीरों के बीच घूम रही थी। मुठिया इतनी कस चुकी थी कि उंगलियों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद उसकी आंखों के सामने अतीत की धुंधली यादें तैरने लगी। 3 साल पहले जिस दिन उसे पहली बार मालूम चला था कि उसकी बहन आलिया जिंदा है, उसे लगा था कि बरसों बाद उसकी जिंदगी उसे सबसे बड़ी खुशी देने वाली है। उसने एक पल भी देर नहीं की। पागलों की तरह हर जगह आलिया को ढूंढता रहा। आखिरकार एक दिन उसे पता चल गया, जब आलिया और मन्नत राव के कैंप से भागने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, सिद्धार्थ को लगा शायद वहीं से कोई सुराग मिल सके। वह बिना समय गंवाए सीधे डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। वही डॉक्टर जिसने एक्सीडेंट के बाद दोनों का इलाज किया था, जिसने आलिया की आंखें निकालकर मन्नत की आंखों में ट्रांसप्लांट किया था। सिद्धार्थ ने केबिन का दरवाजा जोर से खोला। डॉक्टर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ की आवाज़ बेचैनी से काँप रही थी। बताइए, मेरी बहन कहाँ है? मुझे अभी उसके बारे में सब कुछ जानना है। डॉक्टर कुछ पल तक उसे हैरानी से देखते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सामने खड़ा यह लड़का कौन है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं? सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सिद्धार्थ रायचंद हूँ, आलिया का भाई। मैं कई महीनों से उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता चला है कि वह यहाँ भर्ती थी। प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि इस वक्त वो कहाँ है। डॉक्टर के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। उन्हें सब कुछ याद आ गया, लेकिन मन्नत की सख्त हिदायत भी याद थी कि अगर भविष्य में कोई भी उनके बारे में पूछने आए तो उन्हें कोई जानकारी नहीं देनी है। डॉक्टर ने खुद को संभाला और गंभीर स्वर में कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको किसी भी मरीज की निजी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। यह हॉस्पिटल के नियमों के खिलाफ है। सिद्धार्थ की बेचैनी अब गुस्से में बदलने लगी। वह मेरी बहन है, मुझे उसका पता जानने का पूरा हक है। डॉक्टर ने फिर भी सिर हिला दिया। माफ़ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब डॉक्टर ने कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया तो सिद्धार्थ ने बिना एक पल गवाए अपनी रिवॉल्वर निकालकर सीधे डॉक्टर के सिर पर तान दी। डॉक्टर का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आवाज़ गले में ही अटक गई। सिद्धार्थ की आंखें अंधेरे की तरह गहरी हो चुकी थी। वो दांत भींचकर बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बहन कहाँ है? डॉक्टर ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही सिद्धार्थ जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ से रिवॉल्वर लगभग छूट गई। उसकी सांसें थम सी गई। डॉक्टर धीरे धीरे उसे पूरी घटना बताने लगे। कैसे एक्सीडेंट के बाद आलिया और मन्नत को हॉस्पिटल लाया गया था, कैसे डॉक्टरों ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आलिया को नहीं बचाया जा सका। और मरने से पहले आलिया की आखिरी इच्छा थी कि उसकी आंखें मन्नत को दे दी जाए। डॉक्टर ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के बाद मन्नत हॉस्पिटल से जा चुकी थी और आलिया का अंतिम संस्कार भी उसी ने किया था। डॉक्टर की हर बात सिद्धार्थ के दिल में किसी खंजर की तरह उतर रही थी। उसकी मुठियाँ इतनी कस गई थी कि नाखून हथेलियों में धंस गए। कुछ पल बाद उसने बेहद भारी आवाज़ में कहा, मुझे मन्नत की तस्वीर दिखाओ। डॉक्टर पहले तो झिझका,
लेकिन सामने तनी रिवॉल्वर देखकर उसने कंप्यूटर में मन्नत की फाइल खोल दी। अगले ही पल जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, वह एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। स्क्रीन पर खड़ी लड़की आलिया नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी बहन की आखिरी निशानी जरूर थी। फिर भी सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा बेचैन उन आंखों ने नहीं, बल्कि मन्नत के चेहरे की मासूमियत ने किया। ऐसा लगा मानो पहली ही नज़र में उस चेहरे ने उसके भीतर कोई अजीब सी हलचल पैदा कर दी हो। वो खुद समझ नहीं पाया कि यह दर्द था, जिज्ञासा या किसी अनजाने रिश्ते की पहली दस्तक। उसी पल उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, जिस लड़की के पास मेरी बहन की आखिरी निशानी है, उसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूँगा। उस दिन के बाद सिद्धार्थ ने मन्नत के बारे में एक एक जानकारी निकलवानी शुरू कर दी। वह जानना चाहता था आखिर वो लड़की कौन है जिसकी आंखों में उसकी बहन आलिया की आखिरी निशानी जिंदा है। लेकिन जैसे जैसे वो मन्नत के बारे में जानता गया, वैसे वैसे वो खुद उसके और करीब खिंचता चला गया। हालांकि वह न राव के बारे में जानता था और न ही कोई कैंप के बारे में। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी बहन किंग की तलाश में कहाँ कैद थी और मन्नत के साथ क्या हुआ था, कितना बुरा हुआ था। वह मन्नत के इस अंधेरे से बिल्कुल अनजान था। ऐसे ही एक दिन उसे पता चला मन्नत कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वेदांश राठौर की मोहब्बत है। हालांकि उस समय तक सिद्धार्थ यह भी नहीं जानता था कि वेदांश राठौर ही किंग है। फिर भी वो मन्नत को अपने पास रखना चाहता था। अजीब बात यह थी कि सिद्धार्थ खुद भी नहीं समझ पा रहा था आखिर वो मन्नत के पीछे क्यों पड़ गया है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में आलिया की आंखें थी, या फिर उस पहली तस्वीर में ही मन्नत का मासूम चेहरा उसके दिल और दिमाग पर ऐसा असर छोड़ चुका था जिसे वह चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। बस उसे एक ही बात पता थी, उसे मन्नत चाहिए थी। हर हाल में, हर कीमत पर उसे मन्नत को अपने पास लाना था। लेकिन जिस दिन सिद्धार्थ को यह सच पता चला कि वेदांश राठौर ही किंग है, उस दिन उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसे यह सच खुद उसके गॉडफादर ने बताया था। उस एक पल में सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी बहन आलिया का चेहरा घूमने लगा। उसे अपनी बहन की मुस्कान याद आने लगी, उसकी बातें, उसके सपने, सब कुछ। उसका दिल दर्द से भर उठा और तभी उसके गॉडफादर ने उसके टूटे हुए दिल में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने सिद्धार्थ को वही सच दिखाया जो वह चाहता था कि सिद्धार्थ देखे। उसने कहा, देखो, जिस किंग पर तुम्हारे डैड ने पूरी जिंदगी भरोसा किया, उसी किंग ने तुम्हारे परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया था और आज तुम्हारी बहन की जगह कोई और उसकी जिंदगी में है। जाफर के हर शब्द धीरे धीरे सिद्धार्थ के दिल में उतरते चले गए। जो मन्नत कुछ समय पहले तक उसे अपनी तरफ खींच रही थी, जिसे वो हर हाल में अपने पास रखना चाहता था, अब वही मन्नत उसे अपनी बहन की जगह छीनने वाली लड़की दिखाई देने लगी। उसे लगने लगा अगर मन्नत उसकी बहन की जिंदगी में कभी नहीं आती तो शायद आज आलिया जिंदा होती। उसकी नज़र में मन्नत ने सिर्फ उसकी बहन आलिया की आंखें ही नहीं ली थी, बल्कि उसकी पूरी जगह छीन ली थी। और वेदांश, जिसे उसकी बहन बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वह भी उसकी नज़र में गुनहगार बन चुका था। उसे लगने लगा कि किंग ने बहुत आसानी से आलिया और उसके परिवार को भुला दिया और उसकी जगह मन्नत को दे दी। उसे नहीं पता था कि वह सच नहीं, बल्कि जाफर के बुने हुए झूठ और आधे अधूरे सच के जाल में फंस चुका था। जाफर अच्छी तरह जानता था कि सिद्धार्थ के दिल में मन्नत के लिए एक अजीब सा लगाव जन्म ले चुका है, और अगर यह लगाव बढ़ गया तो एक दिन सिद्धार्थ उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने उस लगाव को नफरत में बदल दिया, ऐसी नफरत जिसने सिद्धार्थ की सोच, उसकी भावनाएं और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसे मन्नत में अपनी बहन का कातिल दिखाई देता था और वेदांश में अपनी बहन की मोहब्बत का गुनहगार। उसे यही सच दिखाया गया जो जाफर चाहता था कि वह देखे, और सिद्धार्थ धीरे धीरे उसी झूठ को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान बैठा। यादों का सिलसिला टूटते ही सिद्धार्थ की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी निगाह फिर एक बार मन्नत की तस्वीर पर टिक गई। उसकी आंखें बेहद गहरी हो चुकी थी। वो धीमे स्वर में खुद से बोला, मैं यहाँ किंग को बर्बाद करने आया था और आपको भी मन्नत। उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन जिस दिन मैंने आपको मॉल में देखा, पता नहीं क्यों एक पल के लिए लगा कि आप वैसी नहीं हैं जैसा मुझे बताया गया था।
उसकी नज़रें तस्वीर से हट ही नहीं रही थी। क्या रिश्ता था आपका मेरी बहन से? क्यों उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में अपनी आंखें आपको दे दी? आपने उनकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी जगह बनाई थी? मैं हर सवाल का जवाब चाहता था। कुछ पल रुककर उसने कड़वी मुस्कान दी। लेकिन अब मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक काम पूरा करना है। आपको उस जगह पहुंचाना है जहां मेरे गॉडफादर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। उनका आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश है। वह मेरे लिए सब कुछ है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे यह करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही उसके सीने में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने भवें सिकोड़ ली। दिल जैसे किसी अनजाने डर से भर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह बेचैनी क्यों हो रही है। अचानक उसकी बंद आंखों के सामने सहानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। सिद्धार्थ ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह खुद से बुदबुदाया, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं बार बार सहानी की तरफ क्यों खिंचता जा रहा हूँ? उनके करीब जाना तो सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा था। फिर अगर मैं मन्नत को लेकर यहाँ से चला गया तो सहानी के बारे में सोचकर मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आखिर यह बेचैनी किस बात की है? पहली बार सिद्धार्थ अपने ही दिल के सामने बेबस खड़ा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ बदलने लगा है, लेकिन वो अभी तक यह समझ नहीं पाया था कि यह बदलाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ किंगडम के हॉल में अब भी भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिद्धार्थ हमारे बीच सिर्फ इसलिए आया है ताकि वह किसी तरह हमारी मन्नू को अपने गॉडफादर यानी मिस्टर एक्स तक पहुंचा सके। उसने अविश्वास से सिर हिलाया। ओह माय गॉड, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मयंक ने भी गंभीर होकर कहा, और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है वेद, मिस्टर एक्स बहुत ही चालाक खिलाड़ी है। वह धीरे धीरे कमरे में टहलते हुए बोला। उसने सबसे पहले हमारा ध्यान आयुष की तरफ मोड़ा ताकि हम आयुष को ही मिस्टर एक्स समझने लगे। हमारी पूरी जांच, हमारी पूरी नज़र सिर्फ आयुष पर टिक गई। लेकिन जैसे उसे पता चला कि हमें आयुष की सच्चाई मालूम हो चुकी है और मन्नत की यादाश्त भी वापस आ गई है, उसने बिना एक पल गवाए अपना पूरा खेल बदल दिया। मयंक की आंखें सिकुड़ गई। उसने खुद को आयुष से अलग कर लिया और हमारा पूरा ध्यान सिद्धार्थ रायचंद की तरफ मोड़ दिया। उसने हमें ऐसा दिखाया मानो सिद्धार्थ ही मिस्टर एक्स हो, जबकि असलियत में वो हर बार सिर्फ एक नया चेहरा हमारे सामने फेंकता रहा। उसने मुट्ठी भींच ली। हम हर बार उन चेहरों के पीछे छिपे मिस्टर एक्स को ढूंढते रहे और वह हर बार हमारी सोच से 2 कदम आगे निकल जाता था। जिस जगह हमारी सोच खत्म होती थी वहीं से उसकी अगली चाल शुरू हो जाती थी। पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। अब सबको पहली बार एहसास हो रहा था कि उनका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी से है जो हर चाल कई कदम पहले ही सोचकर चलता है। तभी कबीर ने गुस्से में कहा, लेकिन वेद, तुम इतने शांत क्यों हो? उसकी मुठ्ठियां कस चुकी थी। जब हमें पता है कि सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा है, वह हमारे बीच किस मकसद से आया है, तो हम चुप क्यों बैठे हैं? हम उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? उसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते? पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। सबकी नजरें वेदांश पर टिक गई। वेदांश ने धीरे से कबीर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न ही बेचैनी, बस एक गहरी शांति थी। वो धीमे स्वर में बोला, नहीं, सिद्धार्थ भी उसी तरह मैनिपुलेट हुआ है जैसे कभी आयुष हुआ था। उसने गहरी सांस ली। फर्क सिर्फ इतना है कि आयुष को सच जल्दी पता चल गया और सिद्धार्थ अभी भी झूठ के जाल में फंसा हुआ है। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, और मत भूलो, सिद्धार्थ आलिया का भाई है। उसकी आवाज़ और गंभीर हो गई। आज अगर हमारी ज़िंदगी में मन्नत है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आलिया का है। उसने अपनी आखिरी सांसों में भी सिर्फ मन्नत की ज़िंदगी चुनी थी। वेदांश ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम ही बताओ, जिस दिन मन्नत को पता चलेगा कि आलिया का इकलौता भाई हमारी वजह से मारा गया, क्या वो हमें कभी माफ़ कर पाएंगी? कबीर ने नज़रें झुका ली। वेदांश आगे बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो मन्नत के दिल में आलिया की क्या जगह है। वो कभी अब बोझ लेकर नहीं जी पाएंगी। उसने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लिए।
इसलिए सिद्धार्थ को हम नहीं रोकेंगे। उसे जो करना है उसे करने दो, क्योंकि हर झूठ की एक उम्र होती है और जिस दिन उसके सामने उसके गॉडफादर का असली चेहरा आएगा उस दिन उसकी नफरत टूट जाएगी। वेदांश के होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उस दिन वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सबसे मजबूत साथी होगा और उस दिन मिस्टर एक्स यानी जाफर, उसके गॉडफादर, अपनी सबसे बड़ी बाजी हार जाएगा। वेदांश की बात खत्म होते ही किंगडम एक बार फिर शांत हो गया। सुबह की हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे कमरे के भीतर फैल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पूरे कमरे में एक मीठा सा सुकून घोल रही थी। मन्नत ने धीरे धीरे अंगड़ाई ली और अपनी पलकों को खोला। जैसे उसकी नज़र अपने बगल में गई, उसके होठों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसका एक हाथ अब भी मन्नत की तरफ फैला हुआ था, मानो नींद में भी उसे अपने से दूर नहीं होने देना चाहता हो। मन्नत कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसे निहारती रही। उसकी आंखों में प्यार था, अपनापन था और एक अनकहा सुकून था। उसने मन ही मन आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे माता रानी, प्लीज़ अब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी मत होने दीजिएगा कि मुझे फिर से अपने वी से दूर जाना पड़े या मेरे वी को मुझसे दूर होना पड़े। बहुत दर्द देख लिया, बहुत जुदाई सह ली, अब बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों हमेशा ही ऐसे ही साथ रहें। ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी बस इन्हीं की बाहों में गुजर जाए। अब मैं अपने वी से कभी दूर नहीं जाना चाहती। यह सोचते ही उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान अब भी बनी हुई थी। अगले ही पल उसकी नज़र गहरी नींद में सोए वेदांश पर पड़ी। वह बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहा था। मन्नत ने होठ सिकोड़ लिए। वाह जनाब, यहाँ आराम से नींद के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ आपको देख देख कर पिघल रही हूँ। उसकी आंखों में अचानक शरारत चमक उठी। उसी समय उसकी नज़र बेड के पास रखी छोटी सी टेबल पर गई। वहाँ कुछ रंग बिरंगे स्केच पेन रखे हुए थे। मन्नत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, तो आज मेरा सामान भी यहीं रखा है। उसने बहुत धीरे से हाथ बढ़ाकर सारे स्केच पेन उठा लिए, फिर दबे पाँव वापस वेदांश के पास आकर बैठ गई। उसने एक बार इधर उधर देखा, फिर वेदांश के शांत चेहरे की तरफ देखा। उसकी शरारती मुस्कान अब रुकी नहीं रही थी। सॉरी वी, लेकिन आज आपको इसकी सज़ा मिलेगी। आप मुझे छोड़कर इतनी चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? धीरे धीरे उसने एक काला स्केच पेन खोला और पूरी सावधानी से वेदांश के गाल पर पहली लकीर खींच दी, फिर दूसरी। नाक के नीचे छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी मूंछ बना दी। उसके बाद ठुड्डी पर नकली दाढ़ी बनाई, माथे पर एक गोल सी बिंदी बना दी और दोनों गालों पर छोटे छोटे दिल भी बना दिए। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा। उसने वेदांश के माथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, मन्नत का वी। यह देखकर उसकी हंसी लगभग बाहर निकल ही गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए ताकि कहीं उसकी हंसी से वेदांश की नींद न खुल जाए, लेकिन उसकी आंखों में छलकती शरारत साफ बता रही थी कि अभी उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका वी कब का जाग चुका था। वेदांश अपनी पलकों को बंद किए हुए ही उसकी हर छोटी बड़ी हरकत महसूस कर रहा था। उसके होठों के कोनों पर एक बेहद हल्की मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह शांत रखा। आखिर उसे भी तो देखना था कि उसकी शरारती जान आज और कौन सी नई शैतानी करने वाली है। जब मन्नत ने अपने महान आर्टवर्क को आखिरी बार गौर से देखा तो उसके होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा, सच में भी इस हाल में तो आप और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। मन तो कर रहा है कि अभी जी भरकर आपको प्यार कर लूँ। यह सोचकर वह धीरे धीरे झुकने लगी। उसका इरादा वेदांश के गाल पर एक हल्का सा किस करने का था, लेकिन जैसे उसके होठ वेदांश के चेहरे के करीब पहुँचे, झटाक, वेदांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। आह! मन्नत हल्का सा चौंक गई। उसने घबराकर सामने देखा। वेदांश अपनी गहरी नशीली और शरारत से भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में वही मुस्कान थी जो बता रही थी कि वह काफ़ी देर से जाग चुका था। मन्नत ने जबरदस्ती मासूम बनते हुए मुस्कुराकर कहा, वी आप जाग गए? वेदांश ने बिना कोई जवाब दिए उसकी कलाई को हल्का सा खींचा। अगले ही पल मन्नत सीधे उसकी मजबूत बाहों में आ गिरी। वेदांश ने एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया।
दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। वेदांश ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, जान, जब आप इतनी मेहनत से मेरे चेहरे पर इतनी सुंदर ड्राइंग बना रही थी तो सच कहूँ बहुत मज़ा आ रहा था। मन्नत की आंखें गोल हो गई। मतलब आप पहले से जाग रहे थे? वेदांश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। काफ़ी देर से। मन्नत ने झेपते हुए अपने होठ काट लिए। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? वेदांश ने उसके चेहरे से एक लट हटाते हुए कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी शरारती जान आज मेरे चेहरे का क्या हाल करने वाली है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक बात है, आपकी यह ड्राइंग अभी अधूरी है। मन्नत ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरे कैसी ड्राइंग? आप तो जानते हैं ना, मुझे ड्राइंग बनाने ही नहीं आती। वो तो बस ऐसे ही हाथ चल गया। वेदांश ने एक भवें उठाई। अच्छा, तो हाथ चल गया और वो भी सीधे मेरे चेहरे पर? मन्नत खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या करूं, इतना हैंडसम चेहरा देखकर मन मचल गया। सोचा थोड़ा और खूबसूरत बना दूं। वेदांश ने हंसी दबाते हुए कहा, मतलब अब मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? मन्नत ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, अब तो आप पूरे पहाड़ी डॉन लग रहे हैं। यह सुनते ही वेदांश भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसकी हल्की सी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मन्नत भी उसे देखकर खिलखिलाने लगी। कुछ पल तक दोनों बस यूं ही हंसते रहे। फिर मन्नत ने मौका देखकर धीरे से उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की। अब हटिए, मुझे फ्रेश भी होना है। लेकिन वेदांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह थोड़ा और उसके करीब झुकाया। दोनों की नाक लगभग एक दूसरे को छू रही थी। उसने धीमे लेकिन बेहद शरारती स्वर में कहा, इतनी मेहनत से मेरा चेहरा पेंट कर दिया और अब बिना सजा पाए भाग रही हैं? मन्नत ने मासूमियत से पलकें झपकाई। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। वेदांश मुस्कुराया। अच्छा, तो ये मूंछ, ये दाढ़ी, ये दिल और सबसे ऊपर मन्नत का वी, ये सब अपने आप बन गया? मन्नत अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने झट से अपना चेहरा वेदांश की गर्दन में छिपा लिया। सॉरी, लेकिन आप बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। वेदांश ने उसके सिर पर प्यार से अपना गाल टिकाया। फिर धीमे से बोला, जान, आपकी हर शरारत मंजूर है, लेकिन उसकी सज़ा भी आपको ही मिलेगी। मन्नत ने गर्दन उठाकर मुस्कुराते पूछा, अच्छा तो बताइए, क्या सज़ा देंगे मुझे? वेदांश के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। बस अभी पता चल जाएगा। अगले ही पल वह झुक गया। इससे पहले कि मन्नत कुछ समझ पाती, वेदांश ने अपने चेहरे पर लगे सारे रंग उसके गालों पर रगड़ने शुरू कर दिए। वी! मन्नत ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। नहीं, प्लीज छोड़िए वी, चीटिंग है ये। लेकिन वेदांश की बाहों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसकी एक भी कोशिश काम नहीं आई। कुछ ही सेकेंड में वेदांश के चेहरे पर बनी पूरी ड्राइंग मन्नत के गालों, नाक और ठुड्डी पर ट्रांसफर हो चुकी थी। अब वो खुद एक प्यारी सी जोकर लग रही थी। उसे देखकर वेदांश जोर से हंस पड़ा। अब आया ना मजा, इसे कहते हैं शरारती के साथ शरारत। मन्नत ने गुस्से का नाटक करते हुए अपने होठ फुला लिए। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। मैंने कितनी मेहनत से आपको इतना क्यूट बनाया था, कितने हैंडसम लग रहे थे। एक बार खुद को आईने में तो देख लिया होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरा ही हाल बना दिया। वेदांश मुस्कुराया। जान, मुझे पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। उसे देखने के लिए मुझे आईने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार ज़रूर आईने में देखना चाहिए। इतना कहते ही उसने बिना कोई मौका दिए मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। वी, नीचे उतारिए मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, भाग जाएंगी। वेदांश उसे लेकर सीधे कमरे में लगे बड़े शीशे के सामने आ गया। उसने धीरे से उसे नीचे उतारा। जैसे ही मन्नत की नज़र आईने पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई। हे माता रानी, ये क्या कर दिया आपने? उसके पूरे चेहरे पर रंग ही रंग फैले हुए थे। नाक पर काली मूंछ, गालों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, ठुड्डी पर रंगों की नकली दाढ़ी और माथे पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था। वो सचमुच किसी प्यारी सी जोकर जैसी लग रही थी। वहीं वेदांश अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। जान, सच बताऊं, आप इस रूप में भी बहुत प्यारी लग रही हैं। मन्नत ने झेपते हुए उसकी तरफ देखा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया आपने। सचमुच आप बहुत 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 बुरे हैं। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मैं नाराज हूँ। यह कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया
और फिर से बच्चों की तरह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। वेदांश के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वह धीरे धीरे उसके पीछे आया, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे प्यार से अपनी ओर खींच लिया। मन्नत की पीठ उसके सीने से आ लगी। वेदांश ने उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाई, फिर बहुत नरमी से उसके चेहरे पर बिखरे लटों को कान के पीछे किया। उसके बाद उसके माथे पर एक लंबा स्नेह भरा चुंबन रख दिया। मन्नत की सारी बनावटी नाराजगी पल भर में पिघलने लगी। वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो आपको पता है ना मैं आपकी नाराजगी कैसे दूर करता हूँ? मन्नत ने जानबूझकर नजरें फेर ली। नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, सच में नहीं पता? मन्नत ने फिर भी जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वेदांश ने झुककर उसके रंगों से भरे गाल पर एक प्यारा सा किस कर दिया, फिर दूसरा, फिर उसकी नाक पर हल्का सा किस कर दिया। मन्नत की हंसी छूट गई। वी, बस भी कीजिए, गुदगुदी हो रही है। वेदांश ने उसकी हंसी सुनकर राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोला, लो, नाराजगी तो खुद ही भाग गई। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। मैं अभी भी नाराज हूँ, बस थोड़ी सी कम। उसने नकली गुस्से से वेदांश के सीने पर अपने दोनों हथेलियां रखी और हल्का सा धक्का दिया। इस पर वेदांश ने जानबूझकर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मन्नत तुरंत उसकी बाहों से निकलकर 2 कदम पीछे चली गई। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे, होठ फुलाए और नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, नहीं करनी मुझे आपसे बात, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरे हैं आप। वेदांश अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अच्छा, इतनी बड़ी नाराजगी? मन्नत ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हाँ, बहुत बड़ी। अब आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वेदांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आते देखकर मन्नत की आंखें गोल हो गई। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, एक कदम भी आगे मत आइए। वेदांश मुस्कुराया। अगर आ गया तो? मन्नत ने उंगली दिखाते हुए कहा। तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, फिर आपको मुझे मनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। वेदांश ने शरारती अंदाज में भवें उठाई। अच्छा, तो अब मेरी जान मुझे धमकाने भी लगी है? मन्नत ने गर्व से गर्दन ऊंची कर ली। हाँ, और अगर आप फिर से मेरे पास आए तो मैं सीधे वॉशरूम में चली जाऊंगी, फिर आपको बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। वेदांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, इतने सालों में आपने एक बात तो सीखी ही नहीं। मन्नत ने भव्य सिकोड़ ली। क्या? वेदांश की आंखों में शरारत और गहरी हो गई। मुझसे भागना नामुमकिन है। मन्नत ने होठ सिकोड़ लिए। देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगी। इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और भागते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़ गई। वेदांश भी उसके पीछे 2 कदम बढ़ा। जान, रुक जाइए। लेकिन मन्नत कहाँ रुकने वाली थी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर वेदांश को जीभ चिढ़ाई। अब मनाइए मुझे, बड़े आए, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। इतना कहकर उसने झट से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया। धड़ाम। वेदांश कुछ पल उसी बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर उसके होठों पर अन्याय से गहरी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और बुदबुदाया, शरारती कहीं की, आज तो आपको छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, भाग लीजिए अभी, आखिर वापस तो मेरी बाहों में ही आना है। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत उतर आई। वह अच्छी तरह जानता था उसकी जान सचमुच नाराज नहीं थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि उसका वी उसे थोड़ा और मनाए, थोड़ा और प्यार करे और हमेशा की तरह अपनी बाहों में छिपा ले। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।